भारत के उत्तर में स्थित है उत्तराखंड और इसको हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्राइम जो है वो नाम मात्र के लिए ही थे, लेकिन आज की अगर समय में देखा जाए तो क्राइम हर जगह पर फैला हुआ है। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर क्राइम ना हुआ हो। उसका कारण ये है क्योंकि आज की जनरेशन इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुकी है कि उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। और यही कारण है कि कोई भी बात होती है उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, मार दो, पिटाई कर दो या फिर कोई ना कोई क्राइम कर दो। तो दोस्तों, आज भी ये क्राइम होता है उत्तराखंड देवभूमि में। वो क्राइम क्या है आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। 15 जुलाई 2023 की सुबह सैर पर निकले कुछ लोगों की नज़र नाले के पास खड़ी एक कार पर पड़ी। पोलो कार वहाँ पर काफ़ी समय से खड़ी थी। कार स्टार्ट थी, लेकिन काफ़ी समय से ना तो उस कार में कोई आया था और ना ही कार से कोई बाहर निकला था। कार के सभी शीशे भी पूरे तरह से बंद थे। इस कार को इस तरह से खड़े देखकर वहाँ पर राहगीर जमा हो गए। तभी एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और कार का दरवाज़ा खोला तो उस कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। लेकिन कार का दरवाज़ा खुलने के बाद भी उस व्यक्ति ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जिससे लोगों को शक हुआ। वहाँ पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और उसी भीड़ में से मौजूद एक व्यक्ति ने उसे पहचानते हुए बताया कि वह तो रामबाग कॉलोनी रामपुर रोड हल्द्वानी का होटल मालिक अंकित चौहान पुत्र धर्मपाल चौहान है। अंकित की पहचान होते ही उसके एक परिचित ने उसके छोटे भाई अभिमन्यु को सूचना दी और साथ ही वहां पर मौजूद लोगों ने हल्द्वानी कोतवाली में फ़ोन करके इसकी सूचना दे दी। अंकित के इस हालत में मिलने की सूचना पाते ही उसका छोटा भाई अभिमन्यु और कोतवाल हरेंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने कार खोलकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने अंकित चौहान को आवाज़ देते हुए हिलाया तो वह सीट पर ही लुढ़क गया। उसकी नाक के पास हाथ रखकर पता चला कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। पुलिस की मदद से भाई अभिमन्यु अंकित को लेकर सीधा सुशीला तिवारी अस्पताल गया। वहां पर उसे देखते ही डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अंकित के शव को मॉर्चरी ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत की खबर सुनकर परिचितों के साथ साथ सगे संबंधियों की भीड़ लग गई। अंकित के पापा की कई साल पहले किसी बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। घर में माँ उषा देवी के अलावा भाई बहन रहते थे। 5 दिन पहले ही अंकित की माँ उषा देवी अपनी बेटियों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई थी। उस वक्त सभी कटरा के पास थे। अंकित की मौत की सूचना पाते ही वे वहां से घर की तरफ वापस चल पड़े। उधर पुलिस उसके शव को मॉर्चरी में रखवाकर सीधे उसकी कार के पास पहुंची। पुलिस ने गहनता से कार की जांच पड़ताल की। जिस वक्त सूचना पर पुलिस कार के पास पहुंची थी, कार स्टार्ट थी और एसी भी चल रहा था। लेकिन उस जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिससे अंकित की मौत का पता चल सके। जांच के दौरान पुलिस को कार से 53,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। मोबाइल अंकित का ही था। शुरुआती जांच में पुलिस ने अनुमान लगाया कि अंकित की मौत हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई हो, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस इस संशय में थी कि अंकित पिछली सीट पर क्यों बैठा था। उस वक्त उसकी कार भी लॉक नहीं थी। इससे पुख्ता हो रहा था कि कोई और भी था जो अंकित के साथ शामिल था और हो सकता है कि यह हत्या का भी केस हो। पुलिस इस उधेड़बुन में ही थी, लेकिन वो सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। पुलिस ने अपनी कार्यवाही कर मृतक की लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने मृतक के शरीर पर
किसी भी तरह के निशान नहीं पाए, लेकिन उसके दोनों ही पैरों पर एक जैसे सर्पदंश जैसे निशान जरूर पाए गए थे, जिससे कयास लगाया जा रहा था कि अंकित वहां पर शायद गाड़ी से उतरा होगा और उसी दौरान उसके पैरों पर सांप ने काट लिया होगा। लेकिन इस बात से भी दो पहलू थे। अगर सांप काटता तो एक ही पैर पर काटता, लेकिन उसके दोनों पैरों पर एक जैसे ही निशान मिले थे। और इसके बाद अंकित पीछे वाली सीट पर क्या कर रहा था, ये बहुत ही गहन सवाल थे। सोमवार को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और जिसमें साफ लिखा गया था कि अंकित की मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन इस बात को उसके घर वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। कारण वही था कि अगर उसके पैर में सांप ने काटा होता तो एक ही पैर में काटता, लेकिन उसके तो दोनों पैरों पर निशान थे। इस मामले को लेकर मृतक अंकित चौहान की बहन ईशा चौहान की तरफ से पुलिस को एक लिखित तहरीर दी गई और जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। अंकित के घर वालों के साथ साथ कुछ व्यापारियों की जिद के आगे पुलिस की एक ना चली। व्यापारियों के दबाव के चलते नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने तत्काल अधीनस्थों के साथ एक मीटिंग की और उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मृत्यु के कारण के संबंध में चर्चा करने के बाद पुलिस अन्य पहलुओं को लेकर फिर से उसकी जांच में जुट गई। केस के खुलासे के लिए एसएसपी पंकज भट्ट ने एक पुलिस टीम का गठन किया। जिस जगह अंकित की कार खड़ी पाई गई थी उससे काफ़ी दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने उसकी फुटेज निकालकर चेक किया तो रात को 12 बजे के समय घटना स्थल पर एक कार की लाइट दिखाई दी, जिसके कुछ समय बाद ही एक कार की लाइट बंद हो गई। उसके बाद उस कार के पास एक और कार आकर रुकी, जो थोड़ी देर बाद ही वहां से चली गई। मृतक के दोनों पैरों में एक ही जैसे दो निशान मिलने से पुलिस को भी शक था कि कहीं किसी ने जानबूझकर तो सांप से कटवाकर उसकी हत्या नहीं कर दी है। और उसी शक की बुनियाद पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने फिर से मृतक के घर वालों से पूछताछ की। घर वालों ने बताया कि रामपुर रोड छठ पूजा स्थल के पास रामबाग कॉलोनी से शुक्रवार को देर शाम वह अपनी कार से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने उसका देर रात तक इंतजार किया और अंकित कई बार होटल में ही सो जाता था, जिसके कारण उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं थी। इसके साथ ही उस रात क्या हुआ कुछ पता नहीं। यह सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा था और वह था अंकित के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालना। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि उसकी मौत का राज जरूर उसके मोबाइल से ही मिल सकता है। यही सोचकर पुलिस ने अंकित के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें से एक फ़ोन नंबर ऐसा सामने आया जिस पर अंकित की सबसे ज़्यादा बातें होती थी और वह नंबर था हल्द्वानी के बरेली रोड गोरा पड़ाव क्षेत्र में रहने वाली माही आर्या उर्फ डॉली का, लेकिन वह उस वक्त बंद आ रहा था। उसके बाद पुलिस ने माही के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्च किया तो सभी अकाउंट बंद मिले। इस केस की तह तक जाने के लिए पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिला तो पुलिस ने माही के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे जानकारी मिली कि कई दिनों से उसकी लगातार 2 मोबाइल नंबर्स पर बात हो रही है। उसमें से एक नंबर था दीप कांडपाल का और दूसरा रमेश नाथ का। इन नंबरों के मिलते ही पुलिस ने इनको डायल किया तो ये दोनों ही नंबर बंद पाए गए। इन दोनों नंबर्स के बंद आने से पुलिस को एक आशा की किरण दिखाई दी। पुलिस को लगा कि ज़रूर अंकित की मौत का राज इन्हीं 2 फ़ोन नंबर्स में छुपा हुआ है। इस तरह से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने दीप कांडपाल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें से एक ऐसा नंबर मिला जिस पर वह हर रोज़ बातें करता था। पुलिस उसी नंबर पर कॉल करके किसी तरह से उसके पास पहुंचने में कामयाब हो गई। उस युवक ने बताया कि वह दीप कांडपाल के साथ मिलकर शराब का कारोबार करता है। दीप कांडपाल दिल्ली, हरियाणा से शराब लाकर हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करता है। पुलिस ने उस युवक को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि माही आर्या अंकित चौहान की गर्लफ्रेंड है। वह हर रोज़ रात में उसी से मिलने जाता था। हर रात वह उसी के साथ खाता पीता था। शराब पीने के बाद वह गाली गलौज भी करता था और जिससे माही आर्या तंग आ चुकी थी और उसके बाद से ही दोनों के संबंधों में खटास होने लगी थी।
पुलिस ने रमेश नाथ, दीप कांडपाल और माही के फ़ोन नंबर्स को पहले ही सर्विलांस में लगा रखा था। सभी नंबर काफ़ी समय से बंद चल रहे थे, लेकिन अचानक ही रमेश नाथ का मोबाइल ऑन हुआ और उसी दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। लोकेशन मिलते ही पुलिस आनन फानन में उसके पीछे लग गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रमेश नाथ को बरेली से गिरफ्तार कर लिया। रमेश नाथ एक सपेरा था। सपेरे को गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और उसने अंकित हत्याकांड का खुलासा कर दिया। रमेश नाथ ने स्वीकार किया कि अंकित की हत्या उसके द्वारा लाए गए सांप से कटवाकर ही की गई थी। सपेरे रमेश नाथ ने बताया कि वह हल्द्वानी में मानपुर पश्चिम में किराए के मकान में रहता है और वहीं से वह घर घर जाकर मांगने, खाने और सांप पकड़ने का काम करता है। रमेश नाथ ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि अब से लगभग 7-8 महीने पहले एक युवक ने उसे माही उर्फ डॉली से मिलवाया था। युवती को किसी ज्योतिष ने बताया था कि उस पर काल सर्प योग है, जिसके उपचार के लिए किसी जहरीले नाग की पूजा करनी होगी और इसके बाद उसका काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। सपेरे ने उस वक्त माही की मांग पर उसे एक सांप ला कर दिया था, जिसके बाद से सपेरे का उसके घर आना जाना शुरू हो गया था। माही के घर पर अंकित चौहान, दीप कांडपाल, नौकर राम अवतार और नौकरानी उषा का आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान एक दिन अंकित को छोड़कर सभी माही के घर पर मौजूद थे और उसी दौरान दीप कांडपाल ने उसे बताया कि अंकित ने माही को परेशान करके रखा है। माही अब अंकित को प्यार नहीं करती। माही अब मुझसे प्यार करती है, लेकिन अंकित फिर भी उसे तंग करता रहता है। कभी भी वह उसके घर आ जाता है और शराब पीकर मारपीट करता है। उसने उसका जीना हराम कर रखा है। माही की परेशानी को देखकर मुझे गुस्सा भी आ जाता है। मन करता है कि उसका खेल खत्म कर दूं, लेकिन पुलिस हम पर शक करके तुरंत ही गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें एक जहरीला सांप लाकर दे दो, जिससे कटवाकर हम उसकी हत्या कर सकें, जिससे लोगों को लगे कि सांप के काटने से अंकित की मौत हो गई है। इस काम के बदले माही ने उसे नौकर राम अवतार और नौकरानी उषा को 10-10 हज़ार रुपये भी दिए। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने माही के नौकर और उसकी नौकरानी की तरफ ध्यान दौड़ाया। पुलिस दिन रात एक एक करके नौकर राम अवतार के पीछे पड़ी तो उसका कनेक्शन पीलीभीत से जुड़ा हुआ मिला। पुलिस जैसे तैसे करके राम अवतार के घर पहुंची तो पता चला कि वह तो नेपाल भाग गया है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस टीम नेपाल पहुंची। नेपाल पहुंचते ही पुलिस ने वहां के तमाम होटल्स और कैसीनोज में छापे मारे, लेकिन कहीं भी राम अवतार का पता नहीं चल सका और उसके बाद नेपाल की सीमा पर भी निगरानी रखी गई, लेकिन कहीं से कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद टीम ने इन चारों की तलाश में दिल्ली और पीलीभीत में डेरा डाल दिया और साथ ही पुलिस ने माही समेत चारों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर दिया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पहले ही मुखबिरों को लगा रखा था। उसी दौरान 23 जुलाई 2023 को पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि दीप कांडपाल और उसकी प्रेमिका माही आर्या पुलिस की पकड़ से बचने के लिए रुद्रपुर की कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही पुलिस और एसओजी की टीम ने घेराबंदी करके दोनों को कोर्ट में पेश होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम उन्हें हल्द्वानी कोतवाली ले आई। कोतवाली लाते ही माही आर्या ने सहज ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही सपेरे से सांप मंगाकर अंकित को कटवाया था और जिसके कारण ही उसकी मौत हुई थी। पुलिस के सामने उसने अपनी ज़िंदगी की जो फाइल खोलकर रखी, उससे इश्क, धोखा और कत्ल की लंबी कहानी उभर कर सामने आई। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के रामपुर रोड पर लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, प्रेमपुर कोलशानी। माही आर्या उर्फ डॉली का जन्म इसी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। भले ही माही आर्या ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन जितनी देखने भालने में वह खूबसूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी थी। गरीबी में जन्म लेने के बाद उसका पालन पोषण भी आर्थिक तंगी में ही हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती ने गरीबी के आगे भी हार नहीं मानी। जैसे जैसे उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसकी सुंदरता में और भी निखार आता गया। गरीबी से लड़ते झगड़ते
उसने किसी तरह से हाई स्कूल पास कर लिया, लेकिन हालात से हार मानकर अपनी आगे की पढ़ाई बंद करनी पड़ी। स्कूल में उसका सबसे ज़्यादा चहेता था विपिन कुमार, और सबसे ज़्यादा उसका टाइम पास भी उसी के साथ ही होता था। विपिन उससे दुख दर्द को भली भांति समझता भी था, और यही कारण था कि माही सबसे ज़्यादा उसी पर विश्वास करती थी, जिसके कारण दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। और उसी दोस्ती के सहारे माही ने उसे अपना जीवन साथी बनाने का प्रण भी कर लिया। उसी दौरान दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। यह सिलसिला दोनों के बीच काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन उनका भी यह प्रेम गाथा जल्दी ही जग जाहिर हो गई, और जिसके कारण माही पर उसके घर वालों की पाबंदी लग गई और उसकी आगे की पढ़ाई भी रोक दी गई। आगे की पढ़ाई पर रोक लगते ही माही तिलमिला उठी। वह विपिन के वियोग में घुट घुट कर जीने लगी, और उसके बाद भी दोनों ने जैसे तैसे मोबाइल के द्वारा संपर्क बनाए रखा। अपने घर वालों की पाबंदी से तंग आकर माही ने विपिन पर घर से भागने का दबाव बनाया, तो उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। विपिन ने अपने घर वालों से माही के साथ शादी करने की बात रखी, तो उन्होंने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया। यह बात सुनते ही माही को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। जब उसके घर वालों को पता चला कि वह अभी भी विपिन के पीछे पड़ी है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। यह 2008 की बात है। उसके बाद वह जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए इधर उधर भटकने लगी। उस वक्त उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई। घर वालों ने ठुकराया तो वह हल्द्वानी आ गई। हल्द्वानी आते ही उसके साथ गैंगरेप की घटना घटी, जिससे आहत होकर उसने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खा ली और उसकी हालत बिगड़ती गई। लेकिन जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक बूढ़ी औरत के घर में पाया। उसके ठीक होने पर उस बूढ़ी औरत ने उसकी खूब सेवा की। बूढ़ी औरत की तरह से सहानुभूति मिलते ही वह उसी के पास रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वह उस औरत के पास आने के बाद एक दलदल में फंसकर रह गई है। हालांकि वह औरत बड़े लोगों के यहाँ पर काम करके अपनी गुजर बसर करती थी, लेकिन उसके कुछ ऐसी औरतों से भी संबंध थे जो जिस फरोशी के धंधे में जुड़ी थी। माही ने जिंदगी से हार मानते हुए उन्हीं औरतों के साथ काम करना शुरू कर दिया। जहाँ पर रहकर माही की आर्थिक स्थिति सुधरी तो उसे पैसे का लालच आने लगा। उसी धंधे के सहारे वह कुछ ही दिनों में पैसों पर खेलने लगी, और जल्दी ही उसने शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ मजबूत संबंध बना लिए थे। उसी दौरान उस पर शहर के एक नामी गिरामी कांग्रेस नेता की कृपा बरसी और वह मकान मालकिन बन बैठी। उस कांग्रेसी नेता ने उससे खुश होकर हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में उसका मकान ही बनवा दिया था। मकान बनते ही माही उस घर में अकेली ही ठाट बाट से रहने लगी, और यही नहीं, उसने अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी और एक नौकर भी रख लिया। कॉल गर्ल माही के ठाट बाट और रहन सहन से हल्द्वानी के पूर्व सभासद का बेटा भी उसके संपर्क में आया। वह माही की सुंदरता पर रीझ गया और उसने उसके साथ दोस्ती करने के बाद उससे शादी भी कर ली थी। सभासद के बेटे के साथ शादी करने के बाद वह कुछ दिन अपनी ससुराल में रही, लेकिन शादी के बाद भी उसकी पुरानी हरकतें छूटने को तैयार नहीं थी, और जिससे उसके ससुराल वाले बुरी तरीके से तंग आ चुके थे। और यही कारण रहा कि कुछ ही दिनों में उसे शादी जैसा बंधन अखड़ने लगा, और उसके बाद वह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपनी ससुराल छोड़कर गोरा पड़ाव में अपने घर आकर रहने लगी। अपनी ऊंची ख्वाहिशों के कारण माही समाज में अकेली ही रह गई थी। उसने अपने जिस्म को बेचकर इतना पैसा कमा लिया था कि वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। एक बार वह जिस फरोशी के धंधे में उतरी तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जिस्म के बूते पर उसने जो चाहा उसे हासिल कर लिया। उसी वक्त उसने एक कार खरीदने का मन बनाया। कार खरीदने का मन बनाते ही उसने पुरानी कार की तलाश शुरू कर दी। अंकित चौहान पुरानी कार खरीदने बेचने का काम करता था। वह कार खरीदने के लिए उससे मिली। माही की खूबसूरती देखते ही अंकित चौहान भी उसका दीवाना हो गया। उसी बहाने से अंकित चौहान ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था, और फिर दोनों ही जल्दी दोस्ती में तब्दील हो गई। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और वह भी
उसके घरेलू कामों में उसकी सहायता करने लगा। अंकित हर रोज़ रात को माही के पास आता था और वहीं पर रात का खाना खाता और उसके साथ ही वहीं पर सो जाता। माही को पता था कि अंकित बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके पास उसका अपना होटल भी है। यही सोचकर उसने उसके साथ शादी करने का मन बनाया। उसने कई बार उससे शादी करने की बात भी कही, लेकिन उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, जिससे माही को लगने लगा था कि वह केवल उसकी देह का दीवाना है। उसी दौरान माही को जानकारी मिली थी कि वह उसके साथ साथ किसी अन्य युवती से भी प्यार करता है और यह जानकारी मिलते ही माही परेशान उठी। फिर माही ने उससे पूरी तरीके से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अंकित उस पर अपना मालिकाना हक समझता था। हर रात उसी के साथ खाता पीता और फिर उसे मारने पीटने भी लगा था। अंकित के व्यवहार से वह समझ गई थी कि वह उससे किसी भी कीमत पर शादी करने वाला नहीं है, वह केवल उसके शरीर का ही उपयोग कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे उसके मन में अंकित के प्रति नफरत पैदा हो गई। साल 2016 में उसकी मुलाकात मोटा हल्दू निवासी दीप कांडपाल से हुई। दीप कांडपाल शराब बेचने का अवैध धंधा करता था और उसके साथ ही वह प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम भी करता था। उसके पास काफ़ी रुपया पैसा था। दीप कांडपाल भी उसकी खूबसूरती पर इस कदर लड्डू हुआ कि उसे देखते ही पहली मुलाकात में उसकी दोस्ती हो गई। दीप कांडपाल से दोस्ती होते ही माही ने अंकित की अनदेखी करना शुरू कर दिया। माही के लिए मर्द बदलना कपड़े बदलने के बराबर हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसने दीप कांडपाल के साथ भी संबंध बना लिए। वह भी उसके घर आने जाने लगा। यही नहीं, दीप कांडपाल से उसे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अपने साथ रख लिया। माही ने पहले से ही अपने घर के काम के लिए उषा, उसके पति राम अवतार को काम पर रखा हुआ था। उषा के माही के घर के कामकाज करने के साथ ही उसका खाना भी बनाती थी। माही के घर के सामने ही एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। उषा ने वहीं पर एक झोपड़ी डालकर अपना बसेरा बनाया हुआ था। अंकित उषा से बुरी तरीके से चिढ़ता था। उसका भी एक कारण था कि उषा हर वक्त उसी के घर पर पड़ी रहती थी। अंकित की मारपीट से बचने के लिए कभी कभी खाना भी वहीं खाती थी, जिसके कारण वह उषा देवी और उसके पति को अपनी अय्याशी में बाधा मानता था। जबकि उससे तंग आकर दीपू कांडपाल, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई। अंकित से परेशान एक दिन माही ने किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया। तब उस ज्योतिष ने माही का हाथ देखते हुए बताया कि उस पर काल सर्प दोष चल रहा है और उससे छुटकारा पाने के लिए उसे काल सर्प दोष की पूजा करानी होगी और उसके लिए एक जहरीले नाग की ज़रूरत होगी। अब से लगभग 8 महीने पहले माही की मुलाकात सपेरे रमेश नाथ से हुई। रमेश नाथ गली गली घूमकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रमेश नाथ से मिलकर उसने उससे एक जहरीला सांप लाने को कहा। रमेश नाथ जंगल से एक सांप पकड़ कर लाया और उसके बाद माही ने अपने घर में काल सर्प दोष की पूजा कराई, जिसके बाद उसने रमेश नाथ को अपना गुरु मान लिया। रमेश नाथ तभी से बराबर उसके संपर्क में बना हुआ था और उसी आने जाने के दौरान माही ने सपेरे रमेश नाथ के साथ भी अवैध संबंध बना लिए। वहीं पर रमेश नाथ की मुलाकात दीप कांडपाल, उषा और उसके पति राम अवतार से हुई। हालांकि माही ने अंकित से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इसके बावजूद अंकित उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। अंकित से तंग आकर एक दिन माही स्कूटी से उसके घर के पास पहुंची और उससे कहा कि वह आज उसके घर वालों से उसकी शिकायत करने आई है। यह बात सुनते ही अंकित ने उसे उस वक्त तो समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी हरकतों पर आ गया। अंकित ने सोचा यह सब उसकी नौकरानी उषा ही करा रही है। अंकित ने उस पर शक किया और इसके बाद उसने खाली प्लॉट के मालिक से शिकायत कर कहा कि वह बंगालन है, वह आपके प्लॉट पर टोना टोटका भी करा सकती है। यह बात सुनते ही उस प्लॉट के मालिक ने अपने प्लॉट से उसकी झोपड़ी हटवा दी। इस मामले में दीप कांडपाल और अंकित में भी मनमुटाव हो गया। झोपड़ी हटने के बाद उषा और उसका पति राम अवतार माही के घर पर ही रहने लगे। इस सब से तंग आकर माही ने दीप कांडपाल के साथ मिलकर अंकित को मारने का प्लान बनाया।
अंकित को मौत की नींद सुलाने की योजना बनते ही माही और दीप कांडपाल ने एक टीवी सीरियल देखना शुरू किया, जिससे उन्हें सहज ही अंकित को मौत देने का तरीका याद आ गया। सीरियल देखकर उन्हें सबसे अच्छा तरीका सांप से कटवाकर मौत की नींद सुलाने का अच्छा लगा। उसके लिए सांप की व्यवस्था करने के लिए रमेश नाथ तो पहले से ही मौजूद था। माही ने तुरंत ही रमेश नाथ को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। उसके बाद माही, दीप कांडपाल, उषा, रामोवतार और रमेश नाथ सब एक हो गए। जब अंकित को मौत की नींद सुलाने का पक्का प्लान बन गया तो माही ने रमेश नाथ से एक सांप की व्यवस्था करने को कहा। उसी दौरान 6 जुलाई 2023 को रमेश को फ़ोन पर किसी ने बताया कि पंचायत घर के पास ब्यूटी पार्लर में एक सांप घुसा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही रमेश नाथ ने मौके पर जाकर कोबरा प्रजाति का वह सांप पकड़कर अपने पास रख लिया। यह बात उसने माही और दीप कांडपाल को भी बता दी। सांप की व्यवस्था होते ही माही ने 8 जुलाई 2023 को अंकित को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन अंकित का बर्थडे था। उस दिन अंकित माही के घर पहुंचा और वहां पर मौजूद सभी लोगों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती की। लेकिन उस दिन ये लोग अंकित को मारने में नाकामयाब रहे। उसके बाद 14 जुलाई को योजनानुसार माही ने अंकित को अपने घर बुलाया। उस दिन माही के घर दीप कांडपाल, सपेरा रमेश नाथ, नौकरानी उषा और उसका पति रामोवतार सभी मौजूद थे। माही ने सपेरे रमेश नाथ, उषा और उसके पति को इस मामले में सहयोग करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये भी दिए। अंकित के आने से पहले माही ने चारों को मंदिर वाले कमरे में रहने को कहा। अंकित के आते ही वह उसे लेकर अपने बेडरूम में चली गई। माही ने वहीं पर पहले से ही जहर मिली शराब रख दी थी। अंकित के साथ प्यार का नाटक करते हुए उसने उसे जहरीली शराब पिला दी और जिसके पीते ही वह बेहोश हो गया। अंकित के बेहोश होते ही माही ने चारों को बाहर बुला लिया। माही ने चारों आरोपियों की सहायता से उसे बेड पर उल्टा लेटा दिया और उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया और उसको उल्टा लेटाते ही दीप कांडपाल ने उसके हाथ पकड़े और उषा और उसके पति ने उसके पैर पकड़े और इसके बाद सपेरे ने कोबरे से उसके पैर पर डसवाया। फिर सभी उसके खत्म होने का इंतजार करने लगे। लेकिन 10 मिनट गुजर जाने पर भी अंकित के शरीर में यूं ही हलचल होती रही, जिसके बाद फिर से दूसरे पैर में कोबरा से डसवा दिया ताकि वह जल्दी ही खत्म हो जाए। और इसके कुछ देर बाद ही अंकित की मौत हो गई। अंकित की हत्या करने के बाद उसकी लाश को भुजिया घाट के पास फेंकने की योजना थी। अंकित की मौत हो जाने के बाद उसके शव को उसी की कार की पिछली सीट पर डाला। दीप कांडपाल कार चला रहा था और रमेश नाथ अगली सीट पर बैठा था। रात के 11 बजे दोनों कार में शव डालकर भुजिया घाट पहुंचे। लेकिन उस वक्त वहां पर कुछ कारें खड़ी थीं, जिसके कारण उन्हें वहां पर शव फेंकने का मौका नहीं मिला। इसकी जानकारी दीप कांडपाल ने माही को दे दी और फिर कार को लेकर 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे। माही ने पहले ही दिल्ली के लिए कार बुक कर रखी थी। दीप कांडपाल से बात होते ही माही नौकरानी को साथ लेकर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची। इसके बाद अंकित की कार का एसी ऑन करके कार स्टार्ट करके छोड़ दी गई। बाद में सभी आरोपी दिल्ली के लिए बुक कार से फरार हो गए। माही की एक बहन की शादी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली पहुंचते ही माही ने अपनी बहन से कहा कि हम 5 लोग तेरे घर आ रहे हैं, लेकिन उसकी बहन उसकी हरकतों को अच्छी तरह से जानती थी और इस कारण उसने अपने घर आने से मना कर दिया। उसके बाद पांचों ने रात दिल्ली में गुजारी और अगले दिन बस से बरेली पहुंचे। जहां पर पहुंचते ही सपेरा रमेश नाथ अपने गांव भोजीपुरा जाने की बात करने लगा। रमेश के अलग होने से पहले ही माही ने उससे कहा था कि वह अपना मोबाइल बंद ही रखे, अन्यथा उसके कारण हम बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। बरेली से नौकरानी दीप कांडपाल और माही को साथ लेकर अपने घर चले गए। उसके बाद वहां से नेपाल भाग गए। इन चारों से अलग होते ही रमेश नाथ ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया था। उसने सोचा था कि अगर किसी की कॉल भी आई तो वह उसे उठाएगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं था कि मोबाइल ऑन होते ही पुलिस उसके पास पहुंच जाएगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा शातिर इंसान का दिमाग ही होता है, जिसको चाहे जैसे यूज़ करो।
इस केस की मास्टरमाइंड रही जहरीली प्रेमिका माही उर्फ डॉली ने भी यही सोचा था कि वह अंकित को सांप से कटवाकर पाक साफ बच जाएगी, लेकिन पुलिस के लंबे हाथों से वह बच नहीं पाई। इस मर्डर केस का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी पंकज भट्ट ने 5,000 रुपये बतौर पुरस्कार देने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये है दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चूँकि आज ऑलरेडी कहानी बहुत लंबी है, तो आज आपके कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ, कल के वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।